कैपिटल गेन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट क्या है क्या नहीं है सब समझ में आ गया। ट्रांसफर में भी ज़्यादा बात हुई नहीं। कितने तरीके का कैपिटल गेन है, 2, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड 12, 24, 36, 12 और 24 में स्पेसिफाइड एसेट है, उनमें नहीं आया तो 36, एग्जैक्ट 36, एग्जैक्ट 12, एग्जैक्ट 24 शॉर्ट टर्म है, ठीक है। 24 में क्या क्या आता है, अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज में लैंड या बिल्डिंग या दोनों, कोई भी, लैंड बिल्डिंग दोनों। अनलिस्टेड कंपनी के डिबेंचर्स अदर्स में जाएंगे। तो 12 और 24 स्पेसिफाइड है, इसके अलावा अगर स्पेसिफाइड में तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखा है, अगर स्पेसिफाइड वाला नहीं है तो थर्ड हमारा। तो 12, 24, 36 से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड हो जाएगा। सिंपल सा है, नेट सेल कंसिडरेशन लेस एक्विजिशन लेस इंप्रूवमेंट इज ईदर एलटीसीजी और एसटीसीजी। नेट सेल कंसिडरेशन ग्रॉस माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में क्या नहीं लेंगे, एसटीटी एंड सीटीटी। जो शेयर बेच रहा है अगर उसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी देता है, शेयर बेचने पे गवर्नमेंट लगाती है, वो लेस नहीं करेगा, हाँ उसकी ब्रोकरेज वगैरह लेस करेगा। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आपको जो स्टैम्प वैल्यू है उससे नीचे आप नहीं बेच सकते, लेकिन 95% तक का कंसिडरेशन आप ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आप गैप विद इन 5% करते हैं तो दैट इज अलाउड, तो एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन 5% से अगर ज़्यादा आप स्टैम्प वैल्यू से ज़्यादा नीचा बेच देते हैं तो फिर स्टैम्प वैल्यू ही ली जाएगी। 1 करोड़ की चीज़ 96 लाख में बेची, 96, 95 बेची, 95, 94 में बेची 1 करोड़, 94 बेची 1 करोड़। समझ में आ गया। अब एक बात बताइए आप, एक पर्सन की लैंड है, इसके सामने मोर्चरी है, शमशान वगैरह है इसके सामने। अब ये लैंड है, ये यहां सब जगह बहुत अच्छा है, पर यहां लैंड जो है इसके आगे शमशान है सपोज। अब सर्किल रेट है लाख रुपए, सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत होनी चाहिए 1 करोड़। बट इस लैंड का जो सेलर है वो परेशान हो गया है क्योंकि इसको बायर ही नहीं मिलता कोई। अब ये क्या करेगा, कैसे अपना लैंड बेचेगा? सस्ती करके बेच सकता है। 1 करोड़ का सामान 50 लाख में, 40 लाख में, 60 लाख में बेचेगा तो काम बन जाएगा। तो इसने क्या करा, 60 लाख में माल बेच दिया। अब जब 60 लाख में बेचा तो इनकम टैक्स वाले बोले भाई आपने 95% से बिलो बेच दिया है, हेंस योर सेल कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज 1 करोड़। इस सेलर की आंखों में इसलिए आंसू आ गए, ये कह रहा है भाई एक तो मेरा 1 करोड़ का माल गया 60 लाख में, पहला लॉस, दूसरा टैक्स दूंगा मैं 1 करोड़ मान के, भाई यानी एक इनकम आ जाएगी मेरी और उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरी लैंड भी सस्ती चलेगी और मैंने टैक्स भी दे दिया, ये कैसे हो जाएगा? तो क्या डिपार्टमेंट का ये लॉ ठीक है या इस लॉ में कोई एक्सेप्शन, कोई प्रोविजो डालना चाहिए कि भाई अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां आपको सस्ता बेचना पड़ेगा तो आप सस्ता बेच सकते हैं? तो एक ऐसे ही प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया गया, एक ऐसे ही प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया गया जो कल हमने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिखाया था, उसका सेक्शन कल जो हमने नोट्स बनवाए थे तो हमने सेल कंसिडरेशन में बोला था कि हाउएवर इन केस ऑफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, वो पूरी 95% वाली बात लिखी थी, उसका सेक्शन था 50C, 50C, उसका सेक्शन था 50C। जो कल हमने बात लिखी थी, और इस 50C में एक प्रोविजो दिया गया है, यानी एक्सेप्शन दिया गया है। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर आप सस्ती बेच रहे हैं, पहले थ्योरी सुन लीजिए फिर उसको लैंग्वेज को कॉपी करेंगे। अगर आप सस्ती बेच रहे हैं किसी मजबूरी में तो आप
वैल्यूएशन ऑफिसर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आप उसको जाकर रिक्वेस्ट करिए कि वो वैल्यू करे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वैल्यूएशन ऑफिसर आता है और वो देखता है यार वाकई में ये लैंड नहीं बिक सकती, और वो वैल्यू करता है कि नहीं ये 60 लाख में ही बिकनी चाहिए। यानी दो इट्स स्टैम्प वैल्यू इज 1 करोड़ बट एज पर द रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफिसर द फेयर मार्केट वैल्यू इज 60 लाख, और वो ये रिपोर्ट सबमिट कर देता है असेसिंग ऑफिसर को। वो ये रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कर देता है कि भाई इसका वैल्यू स्टैम्प वैल्यू 1 करोड़ है बट इसको 60 लाख में ही जेन्युइनली प्राइस होना चाहिए, तो आप 60 लाख में बेच सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं सस्ती माल बेचता हूं तो आई शुड रिक्वेस्ट द असेसिंग ऑफिसर दैट इट शुड बी वैल्यूड। मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूं। Assessing officer will refer this matter to the valuation officer. Valuation officer will do the valuations and submit his report to the assessing officer. और अगर वो बोलता है कि less value is accepted, adopted, then less value is accepted as sale consideration. So अगर कई बार हमारे सामने भी लोग प्रैक्टिकली आते हैं और कहते हैं बोले साहब स्टैम्प वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इतना तो माल वहाँ का रेट ही नहीं है। भाई करोड़ों रुपए की स्टैम्प वैल्यू है बट आज की डेट में डीमोनेटाइजेशन के टाइम में कोई बायर नहीं मिल रहा, रेट ही नहीं है, तो हम बेचें कैसे? 50 लाख मिल रहे हैं कुल। तो हम उसको बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आपके वार्ड के असेसिंग ऑफिसर को लिख देते हैं, असेसिंग ऑफिसर इसका एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट कर देगा, वो आ जाएगा, वो एक रिपोर्ट लगा देगा, फिर जो रिपोर्ट से वैल्यू निकल के आएगी आप उसे सेल कंसिडरेशन मान सकते हैं। अच्छा एक बात समझिए, यानी लेस वैल्यू एक्सेप्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? की जा सकती है। अभी हम बुक से पढ़ेंगे, वहां से हम कॉपी भी करेंगे उस प्रोविजो को एग्जैक्टली। एक लैंड का स्टैम्प वैल्यू 1 करोड़ था, मैंने 1 करोड़ में ही बेच दिया, कोई इशू है यहाँ पे? किसी ने असेसिंग ऑफिसर को बताया कि इन्होंने माल बेचा है 1.5 करोड़ में, 50 लाख ब्लैक में ले लिए। ऐसा होता ही है, जमीनों की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन स्टैम्प वैल्यू जितनी होती है लोग उतने में ट्रांजैक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ आ गया है। तो एक लैंड है 1.5 करोड़ की, मेरी लैंड मैंने 1.5 करोड़ में बेचा, सामने वाले बंदे से बोला कि 1 करोड़ ही दे क्योंकि स्टैम्प वैल्यू 1 करोड़ है, उसने 1 ही करोड़ हमें दे दिया या 95 लाख दे दिया, वो भी एक्सेप्टेड है। किसी ने जाके असेसिंग ऑफिसर को कान में बता दिया कि भैया ये तो 1.5 करोड़ में माल बिका है और ये 1 करोड़ ही सेल कंसिडरेशन दिखा रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को बोला जाओ वैल्यू पता करके आओ। वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू पता करके आया तो बोला 1.5 करोड़ का माल है, तो 1.5 करोड़ मार्केट में चल रहा है, इन्होंने 1.5 करोड़ में बेचा है। असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया मुझे कि आपकी वैल्यू 1.5 करोड़ मानी जाएगी, आप जो 1 करोड़ दिखा रहे हैं स्टैम्प वैल्यू वो झूठी है। बताइए क्या होगा? यानी 1.5 करोड़ अगर सेल कंसिडरेशन दिखाया जाएगा, कॉस्ट तो जो है वही रहेगी, तो 50 लाख एक तरीके का गेन बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 80 लाख की मशीन वो थी लैंड, 1 करोड़ में बेची तो 20 लाख का गेन है, 1.5 करोड़ दिखाऊंगा तो 70 लाख का गेन है, तो प्रैक्टिकली 50 लाख का गेन बढ़ जाएगा, टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने स्टैम्प वैल्यू एग्जैक्ट दिखाई है, असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि बेटा बेची तो 1.5 करोड़ में है और हम पे सारे सबूत हमें पता लग गए हैं, और वैल्यूएशन ऑफिसर भी कह रहा है 1.5 करोड़ में है, तो 1.5 करोड़ दिखाओ। वैल्यूएशन ऑफिसर सस्ती वैल्यू शो कर सकता है, हायर वैल्यू के लिए उसके पास कोई राइट नहीं है। यानी खुल्लम खुल्ला स्टैम्प वैल्यू पे बेचो, 2 करोड़ का माल का स्टैम्प वैल्यू 50 लाख है, 50 में बेचो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। असेसिंग ऑफिसर को समझ में भी आ जाएगा तो बस तिल मिलाता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। और अगर सस्ता बेच दिया है तुमने तो उसको एकदम उससे जाके मिल लो, उससे रेफर करा दो। हमारे पास एक पर्सन आया, 1 करोड़ के स्टैम्प वैल्यू थी, कह रहा है सर 60 लाख में बेचूंगा तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और बायर जो है उस पर भी 60 ही लाख वाइट है। मैंने बेटे 60 लाख में तो नहीं बेच सकते जब 1 करोड़ स्टैम्प वैल्यू है, तो या तो कोई ऐसी बात होती कि वैल्यूएशन ऑफिसर वो करता, कह रहा आप कुछ भी करा दो सर, बस 60 लाख में बेचनी है मुझे। तो हमने कहा तुम असेसिंग ऑफिसर ये हैं, इनको एक रिक्वेस्ट लेटर लिख दो कि वैल्यूएशन करा दें। अब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोल देता है 60 लाख सही है,
तो फिर क्या वैल्यू मानी जाएगी? इररेस्पेक्टिव ऑफ जस्टिफाइड ग्राउंड, अगर उसने बोल दिया 60 लाख तो 60 ही लाख है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आप 50C पर आइए, 393 पेज पे। देखिए ऐसा है, एथिकल अनएथिकल जो भी आपको सीए में प्रैक्टिकल लाइफ में तो होना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ये नहीं कह सकता कि ये आप इतना प्रिंसिपल से चलेंगे, तो वो तो करना ही पड़ेगा। 393 पेज पर आइए, 50C बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। अच्छा, स्टैम्प वैल्यू भी आपको ध्यान है कोई किस डेट की लगेगी? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। मैंने आपको अदर सोर्सेज में सारी कंसेप्ट डिलीवर कर दी थी। मेरा एग्रीमेंट हुआ 2010 में, मुझे रजिस्ट्री हुई मेरे पास 2016 में। तो एग्रीमेंट के टाइम में 1 करोड़ स्टैम्प वैल्यू थी और 2016 में जब मैं रजिस्ट्री करा रहा हूं तो 2 करोड़ हो गई है। मैं किस हिसाब से पैसे दूंगा? 1 करोड़। बट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मुझे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। बैंक टू बैंक, मैंने शायद उस दिन अदर देन कैश लिखा दिया था, मेरा मतलब ये था अदर देन कैश, क्रॉस चेक, बियरर चेक, ये सब एक ही मतलब होते हैं। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी एनईएफटी, आरटीजीएस, अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट। अगर इनके थ्रू हमने ऑन एग्रीमेंट की डेट पे कुछ भी कंसिडरेशन लिया तभी माना जाएगा। तो अब प्लीज 50C को पूरा पढ़ रहे हैं क्योंकि कैपिटल गेन डिटेल में पढ़ना है हमें, जितना भी टाइम लगे। देखिए फिर उस प्रोविजन को कॉपी करवाएंगे अभी आपके नोट्स में। 393 पेज में बिल्कुल एंड में सेक्शन 56 मेक्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी रियल एस्टेट या इमूवेबल दोनों केस में अगर कंसिडरेशन क्या निकालना है उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। Where the consideration declared to be received or accruing as a result of transfer of land or building or both is less than the value adopted or assessed or assessable by any authority of state government, that is stamp valuation authority। यानी अगर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी से मेरा वैल्यू कम है, स्टैम्प वैल्यू 1 करोड़ है और मेरा वैल्यू कम है, for the purpose of payment of stamp duty in respect of such transfer, the value so adopted or assessed or assessable shall be deemed to be full value of consideration and capital gain shall be computed on the basis of such consideration, that is stamp duty value। यानी ये पहले प्रोविजन था। पहले प्रोविजन क्या था? 1 करोड़ की स्टैम्प वैल्यू, अगर मैं 98 लाख में बेचता हूं तो क्या मान लिया जाएगा? 1 करोड़। लेकिन इस साल से मैंने बताया अमेंडमेंट हो गई। नीचे देखिए एक बोल्ड में लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम AY 1718। अरे रेशनलाइजेशन ऑफ सेक्शन, या इसी में देख लीजिए हाउएवर वाली पॉइंट, पहले ऊपर 394 पेज पे पहले पैराग्राफ के बाद दूसरे पेज में, दूसरे पैराग्राफ में, हाउएवर वेयर द वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी डज नॉट एक्सीड 105%। एक सेकंड बस,